हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार सिंह आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, दर्पण के तक पढ़ा था, उसके आगे आज चलते हैं। कक्षा 10 का एक टॉपिक चल रहा है भौतिक विज्ञान, इसका आज लेक्चर 3 है। तो पीछे तक हमने अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण यहाँ तक पढ़ा था। आज चलते हैं कि दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं होती है, विविध परिभाषाएं होती है, उसे जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, वहाँ पे करते हैं। गोली दर्पण से संबंधित, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो जानना आवश्यक है। ये करते हैं क्या कि आपको बताया गया था कि गोली दर्पण किससे बनाता है। एक गोला होता है, उसी को काट के बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक गोला आपने बनाया होगा तो एक केंद्र होगा, सेंटर, ये आपका सी। तो पहले इसमें करते हैं हम पहला पॉइंट, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, केंद्र वृत्त का भी केंद्र होता है। तो यही जो वृत्त का केंद्र है, जिससे ये दर्पण आपने बनाया है, इसी वृत्त के केंद्र को दर्पण का केंद्र कहते हैं। ये आपने वृत्त बनाया, जो वृत्त बनाया उसके लिए एक केंद्र होगा। केंद्र होता क्या है कि वह निश्चित बिंदु जिससे प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या होती है, समान होती है, वह उस वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो केंद्र वृत्त का केंद्र है, अब इसी वृत्त से जो आपका खोखला गोला था, उसी से अब हम बनाएंगे दर्पण। तो यही अब जो केंद्र है, अब किसका काम करेगा, वक्रता केंद्र का काम करेगा। तो वह क्या कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये जो केंद्र C है, अब क्या कहलाएगा, ये वक्रता केंद्र। तो हुआ क्या कि गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, मतलब गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, किस गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी के केंद्र को, मतलब किसके गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी के केंद्र को क्या कहते हैं हम, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहलाता है। आई बात समझ में। गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे चलते हैं। ये दूसरा पॉइंट, इसमें दूसरा पॉइंट आपका है वक्रता त्रिज्या। वक्रता वक्रता त्रिज्या, ये देखिए, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो सेम इसी प्रकार से जो परिभाषा आपने गोली दर्पण वक्रता केंद्र का जैसे देखा था, तो ये वैसे इसमें भी देखते हैं कि गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी के केंद्र को, ये जो गोले का केंद्र था, वही गोले का जो वक्रता त्रिज्या थी, गोले की वक्रता त्रिज्या ही अब दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी की त्रिज्या को, ये जो त्रिज्या है, इसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। वक्रता त्रिज्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R। तो आगे फिर चलते हैं। जो आपका तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ध्रुव। ध्रुव यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो ये देखिए, गोली दर्पण था, इसको हमने काट दिया। तो एक सतह पर हमने पेंट कर दिया, लाल ऑक्साइड की या फिर कलई की पेंट कर देते हैं इस पे। और जो आपका दूसरा तल होता है, वो क्या होता है, परावर्तक तल। ये देखिए, अंदर का तल परावर्तक तल, दूसरे जो आपका तल था, ये बाहरी तल, उस पर हमने पेंट कर दिया। और ये कौन सा दर्पण बना, अवतल दर्पण बना। क्यों बना, क्योंकि जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो दबे हुए तल से होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ध्रुव, ध्रुव का ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ध्रुव कहलाता है। ये पॉइंट है क्या, ये जो परावर्तक तल है, ये आपका जो पूरा तल देखिए, ये वाला तल यहाँ तक है, ये M1 M2 तो क्या परावर्तक तल है। इसी से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ना, इसी तल से। तो ये जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये परावर्तक तल के
परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये था परावर्तक तल M1 M2, ये वाला जो है, और इसी का मध्य बिंदु लिया। मध्य बिंदु देखिए ये है इसका मध्य बिंदु, और यही कहलाता है क्या? ध्रुव। किसका? दर्पण का। तो कहेंगे क्या? परावर्तक तल के मध्य बिंदु। ये परावर्तक तल हुआ, इसी के मध्य बिंदु ले लिया, और यही मध्य बिंदु कहलाता है हमारा ध्रुव। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रदर्शित करते हैं P से। P फॉर पोल। तो ध्रुव ये हुआ। फिर आगे चलते हैं। आगे मुख्य अक्ष, चौथा पॉइंट कर लेते हैं यहीं पर। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है? ये देखिए C और P, ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है, वही रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। यही जो रेखा है, यही रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष, इसे पीछे भी बढ़ा देते हैं। मुख्य अक्ष तो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव या फिर वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ध्रुव व वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो परिभाषित करते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। जिसे कहते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, ये दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर आगे चलते हैं। आगे दर्पण का द्वारक, यह मिटा देते हैं। दर्पण का द्वारक, पांचवा पॉइंट, दर्पण का द्वारक। द्वारक का मतलब गेट से, देखिए द्वारक लगा है, द्वारक का मतलब गेट, दरवाजा। तो देखिए प्रकाश की किरण इसी दरवाजे से, ये जो आपका लगा है ना, इसी से इंटर कर रही है। तो यही जो गेट आपका बना ना, गेट, ये दरवाजा, ये बना ना द्वार, इसे कहते हैं द्वार कहते हैं सटीक भाषा में। द्वार बना, यही जो द्वार बना है इसी को क्या कहते हैं हम? ये जो द्वार है इसी को कहेंगे दर्पण का द्वार। इसे परिभाषित करते हैं। देखिए ये परावर्तक तल है। ये कौन सा तल है? परावर्तक तल है। परावर्तक तल का ये जो व्यास है, व्यास है ना, यहाँ से देखिए यहाँ तक सबसे बड़ी रेखा है जो है, तो यही आपकी कहलाती है व्यास। तो परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये आपका कौन सा तल? परावर्तक तल, और ये उसका व्यास हुआ। तो परावर्तक तल का व्यास जो होता है वही दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो परावर्तक तल का व्यास, परावर्तक तल का व्यास क्या होता है? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, परावर्तक तल के व्यास को, ये जो रेखा है M1 M2 जो लाइन खींची गई, यही कहलाता है द्वारक। आई बात समझ में? फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, इसे समझते हैं। ये एक दर्पण बनाया इस प्रकार से, ये इसका पोल हुआ जिसे हम ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये वक्रता केंद्र है C। वक्रता केंद्र यही था ना, ठीक है, वही C। तो हुआ क्या? अब ये देखिए मुख्य अक्ष हुआ ना, C और P, ये जो रेखा मुख्य अक्ष आपने पढ़ा था इसके पहले, यही जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर रेखा जाती है वही कहलाती है मुख्य अक्ष। तो देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जो रेखा जा रही है यही कहलाती है आपकी मुख्य अक्ष। ये रेखा है मुख्य अक्ष। तो हुआ क्या?
जो आपका मुख्य फोकस होता है वो कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है, तो देखिए कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये यहाँ पर आई, ये प्रकाश की किरण चली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, अब यहाँ से देखिए परावर्तित होती है ना, ये यहाँ से परावर्तित हुई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ये देखिए ये पॉइंट आपका यहाँ पर मिल रही है, एक रेखा यहाँ नीचे भी ले लेते हैं, ये देखिए मुख्य अक्ष है ना, ये इसी के समांतर रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते, देखिए ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी ना, तो ये जो रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाएं होती। तो ये देखिए परावर्तित हो, ये नीचे हमने लिया एक और रेखा, ये आपतित किरण हुआ, और ये भी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ये पॉइंट इसी पॉइंट पर काट रही है, यही पॉइंट आपका कहलाता है मुख्य फोकस, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पर मिलती हैं, केवल अभी ये देखते हैं मिलती हैं वहां पर जिस बिंदु पर मिलती है वही बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस, और ये मिलती है अवतल दर्पण में है, ये देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में यहाँ पर मिल रही है, जो आभासी है ये मिलती हुई प्रतीत होती है, वो उसके लिए देखते हैं। ये हमने दर्पण बनाया, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा है, देखिए दबे हुए तल पर हमने पेंट कर दिया, और जो उभरा हुआ तल है उस पर प्रकाश का परावर्तन कराएंगे, तो इस प्रकार का जो दर्पण बनता है वो कौन सा दर्पण बनता है, उत्तल दर्पण बनता है। ये रेखा हुई मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव T, और ये वक्रता केंद्र हुआ इसका C। तो कह रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए यही ना मुख्य अक्ष, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये देखिए यहाँ से परावर्तित होती है, ये परावर्तित हुई, ये यहाँ पर आई और ये परावर्तित, फिर पीछे बढ़ाते हैं, देखिए पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आ रही है। इसी प्रकार से यहाँ नीचे भी कर लेते हैं, ये देखिए ये फिर परावर्तित हुई, ये आपकी आपतित, ये परावर्तित, इसे पीछे बढ़ाते हैं, तो ये पीछे बढ़ाने के बाद ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट आपका मिल रहे हैं इसी को कहते हैं मुख्य फोकस। देखिए यहाँ पर प्रतीत हो रहा है ना कि रेखाएं मिल रही, तो अगर मिलती हुई प्रतीत हुई या फिर मिल रही, वास्तव में अगर मिल रही है अवतल दर्पण में मिलती है, ये देखिए उत्तल दर्पण है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्रतीत हो रही रेखाएं मिल रही, तो जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु कहलाता है आपका मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मिल रही है, वास्तव मिलती है, तो या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, डैश करके लग रहा है कि प्रतीत हो रही है, प्रतीत होती है, तो वह बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। यहाँ तक हुआ। फिर आगे चलकर फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ये देखिए
फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी, ये फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है यही कहलाती है फोकस दूरी। यहाँ पर ये देखिए फोकस और ध्रुव, ध्रुव ये हुआ, यहाँ से ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी हुई यही कहलाती है फोकस दूरी। तो दर्पण के फोकस या फिर दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी, तो मुख्य फोकस करते हैं, या वह मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। दूरी कैसी हो? फोकस से जो होता है, देखिए फोकस दूरी मतलब ऐसी दूरी जो कहाँ से नापी जाए, फोकस से नापी जाए। तो देखिए फोकस ये ना, फोकस से ये दूरी, फोकस तक की दूरी नाप लेते हैं। तो ये जो दूरी बनी, या फिर ये देखिए फोकस यहाँ पर है और ये फोकस तक की दूरी, कोई भी चीज नापते हैं एक चीज ध्यान देते हैं, ये यही ध्रुव से नापा जाता है, पी से। ये जो दर्पण का ध्रुव होता है इसी से हर दूरी नापी जाती है। तो यहाँ दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी जो होती है वो कहलाती है आपकी फोकस दूरी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, जिसे यप से इसका जो प्रदर्शित करते हैं फोकस दूरी को यप से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यप से। अब आगे समझते हैं, एक फार्मूला है जो आपके न्यूमेरिकल के लिए उपयोगी रहता है, और वो फार्मूला समझते हैं। दर्पण के फोकस दूरी व फोकस दूरी, जिसे हम कहते हैं क्या, यफ करते हैं, यफ, व वक्रता त्रिज्या में संबंध, व वक्रता त्रिज्या बताइए पीछे आपको, वक्रता त्रिज्या में संबंध। समझते हैं? ये आपका वक्रता त्रिज्या, इसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर, और यहाँ तक की दूरी ये आपकी यफ। तो ये जो यफ होता है आर का आधा होता है। यफ मतलब फोकस दूरी आर की आधी होती है। फोकस दूरी किसकी आधी? आर। आर का मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की आधी। आधा का मतलब क्या होता है? बटा 2 कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं ना, देखिए बटे 2 करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है? किसके बराबर? फोकस दूरी के बराबर। तो जैसे या फिर एफ इक्वल टू r/2, ये फार्मूला हुआ। एफ इक्वल टू r/2 रिलेशन आया, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या फिर ये भी होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये 2f इक्वल टू r, या फिर इसे ये भी लिख सकते हैं r इक्वल टू 2f। मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या फिर कहेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये जो आपके फार्मूले हैं ये यहाँ तक हुए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई आज। फिर इसके आगे की चीज़ें आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड की जाएंगी, और इसके जो नोट्स होंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना नोट्स तैयार कर लेंगे, और यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसे क्लासेस चलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।